एवरीवन, आज हम नाइन्थ का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो हमने फोर्स के बारे में एट्थ क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, एट्थ से ही। व्हाट इज फोर्स? अब तक हम फोर्स पढ़ रहे थे। फोर्स इज पुश और पुल, व्हिच कैन चेंज और ट्राइज टू चेंज। तो पुश और पुल तो होता है। छोटे बच्चे क्या डेफिनेशन याद करते हैं? फोर्स इज पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लेकिन इसके साथ में, पुश और पुल के साथ में, हम एक और चीज याद करते हैं। पुश और पुल बाय विच, उससे हम क्या करते हैं? वी कैन चेंज कर सकते हैं और ट्राइज टू चेंज, ट्राई करते हैं चेंज करने की। क्या? स्टेट में क्या क्या आ जाएगा? पोजीशन मींस रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट। ठीक है, स्टेट, पोजीशन, शेप एंड डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स वो है जिससे हम किसी भी चीज की, उसमें या तो हम उसको पुश करते हैं या उसको पुल करते हैं, और उससे क्या होगा कि उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो सकती है। ज़रूरी नहीं होगी ही होगी, ना भी हो। अब हम अगर दीवार पे फोर्स लगाने लग जाए, उसको पुश करें, क्या दीवार की पोजीशन चेंज हो जाएगी? क्या वो अपनी जगह से मूव करेगी? नहीं करती। तो ज़रूरी नहीं है कि हम फोर्स लगाएं और वहाँ पे उसकी पोजीशन चेंज हो। तो इसीलिए हमने लिखा है ट्राइज टू चेंज। कैन चेंज और ट्राइज टू चेंज, कि चेंज कर भी सकते हैं। मान लो कोई हल्की चीज़ है, उसको पुश करेंगे, आराम से चेंज हो जाएगी उसकी पोजीशन। लेकिन बहुत ही हैवी चीज़ है, उसको हम पुश कर रहे हैं, तो क्या हम उसकी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते? लेकिन ट्राई करते हैं हम अपनी ओर से। दूसरा है कि उसकी पोजीशन को चेंज कर रहे हो, स्टेट को चेंज कर रहे हो, मीन्स रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट में। चलती हुई गाड़ी को फोर्स लगा के हम रोक सकते हैं, या रुकी हुई गाड़ी को फोर्स लगा के हम मोशन में ला सकते हैं। स्टेट हो गया। पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करके ले जा सकते हैं उसको, या उसको ट्राई कर सकते हैं कि हम एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जाएं। नेक्स्ट होता है उसकी शेप। अब ज़रूरी नहीं है हर बार उसकी पोजीशन या स्टेट ही चेंज हो, कई बार शेप भी चेंज हो जाती है। बलून है, बलून पे हम फोर्स लगाते हैं, बर्स्ट हो जाएगा, उसकी शेप चेंज हो जाती है। ठीक है। क्ले होती है, खेलते हो क्ले से, उसमें क्या है, उस पर फोर्स लगाते हैं, उसकी हम जैसे शेप हमें चाहिए होती है, हम शेप चेंज कर लेते हैं, उसमें भी तो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो वो भी हो गया। फिर डायरेक्शन, डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। इधर कोई बॉल आ रही है, हमने ऐसे फोर्स लगाया, वो दूसरी साइड मूव करने लग गई। गाड़ी चला रहे, गाड़ी में हमने ऐसे टर्न पे हमने स्टीयरिंग को पे फोर्स लगाया, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो उससे फोर्स क्या है? एक पुश या पुल है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को, पोजीशन को, उसकी शेप को और उसकी डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं या चेंज करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? अब आ गया कि फोर्स को हम मेजर किस में करेंगे। यहाँ पे फोर्स जो आएगा, यहाँ पे उसकी यूनिट आ जाएगी, सॉरी इसकी कौन नंबर कितना है और उसकी यूनिट। तो एसआई यूनिट, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? हमने लिख दिया कि 5, लेकिन 5 क्या है? फोर्स 5 क्या, कितना फोर्स क्या? तो ये इसकी एसआई यूनिट, फोर्स के बारे में न्यूटन ने बताया था, तो उसने अपने नाम पे ही इसकी एसआई यूनिट भी न्यूटन ही रखी है। ठीक है। तो फोर्स पे हम लिख देते हैं 5 न्यूटन। तो यहाँ पे ये 5 जो है, ये क्या है इसका? ये है इसका मैग्नीट्यूड, इसको बोलते हैं हम मैग्नीट्यूड, और ये हो गई इसकी यूनिट। क्लियर है? अब ये जो है ये एसआई यूनिट। अब हम बात करते हैं सीजीएस यूनिट की। सीजीएस यूनिट, सीजीएस का मतलब क्या होता है? सीजीएस मतलब एक हमारा जो एसआई सिस्टम है उसको हम बोलते हैं एमकेएस सिस्टम। एमकेएस मतलब लेंथ, मास और टाइम, हमारी बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। लेंथ होती है ये मास और ये टाइम, ये हमारी
हमारी बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, और इनमें ही लेंथ को अगर हम मीटर में, मास को अगर किलोग्राम में, और टाइम को अगर सेकेंड में मेजर करते हैं तो वो हमारा सिस्टम बनता है MKS सिस्टम, और इस MKS सिस्टम को ही हम नाम देते हैं SI सिस्टम का। फिर अगर ये तो लार्ज यूनिट हो गई, इससे छोटे भी तो हो सकती है, तो अगर हम लेंथ को मीटर की जगह सेंटीमीटर में, इसको किलोग्राम की जगह ग्राम में, और इसको सेकंड में, से छोटी तो होगी नहीं, सेकंड में, तो यहाँ से CGS सिस्टम निकलता है, जो इससे स्मॉलर यूनिट्स होती हैं। तो CGS यूनिट कौन सी होती है हमारी फोर्स की? वो होती है हमारी डाइन। अब इस SI और CGS में रिलेशन क्या होगा? जैसे कि हम करते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इनके बीच एक रिलेशन है कि मीटर और सेंटीमीटर कितने के क्या इक्वल होंगे, एक रिलेशन होता है। ऐसे ही न्यूटन और डाइन में भी एक रिलेशन होता है। वो क्या होता है? वो होता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के इक्वल होता है। क्लियर है? अब यहाँ से हमारी दो टाइप की क्वांटिटीज होती है। एक होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी और एक होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं? जिनमें हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। ये जो मैग्नीट्यूड होता है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जिनमें स्केलर क्वांटिटीज में क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड। जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी होती है। ये हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में भी। स्केलर होती है जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर होती है जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। तो फोर्स जो है, क्या फोर्स स्केलर है? क्या इसमें डायरेक्शन की जरूरत होती है या नहीं होती है? कि फोर्स किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, लेकिन जब मैटर क्या करता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमने 5 न्यूटन जो फोर्स लगाया है वो किस डायरेक्शन में लगाया है। मोशन की डायरेक्शन है, उससे अपोजिट डायरेक्शन है, उसके परपेंडिकुलर है, तो हमें डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए। ये तो मैग्नीट्यूड तो दिया होगा, लेकिन उसके साथ साथ हमें डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए। इसलिए फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या हो जाएगा? एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। क्लियर है? ये सब था फोर्स के लिए बेसिक हमारी बातें। नोट करो एक बार। अब इससे नेक्स्ट है कि हमने 8th में पढ़ा है फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं, कितनी कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया जाता है, पढ़े हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। अब इनमें क्या डिफरेंस है और ये क्या होते हैं? बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होते हैं? बैलेंस्ड फोर्स कौन सा होता है? बैलेंस, जब दो चीजों के बीच बैलेंस बना होता है तो तभी हम उसको बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। जैसे बैलेंस्ड डाइट होती है, तो किसी भी चीज को हम बैलेंस कब बोलते हैं? जब उसमें सारी चीजें इक्वली हो जाती है या कंप्लीटली उनमें सारी चीजें होती है। तो फोर्स में क्या होगा? जब मान लो कोई चीज लेने गए हम तो तोलते हैं, तब वो बैलेंस करते हैं उसको। जब वो बराबर हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं कि ये बराबर हो गया। अभी हम ठीक है 1 kg है तो इधर भी 1 kg है, तब हम उसको बैलेंस बोलते हैं। तो ऐसे ही फोर्स में उसको बैलेंस कब बोलेंगे? कोई चीज है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर हमने इधर फोर्स लगाया, एक लगाया हमने इधर फोर्स। डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होनी चाहिए। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में दोनों ने फोर्स लगाया, धक्के मार के ले गए उस चीज को, है ना, तो हमें
इसमें बैलेंस्ड फोर्स में क्या है कि दोनों जो फोर्सेस, हम जितने भी फोर्सेस लगाए, जरूरी नहीं है दो ही फोर्स हो, बराबर दोनों साइड कितने भी फोर्सेस हो सकते हैं, लेकिन दोनों साइड टोटल फोर्स हमारा कितना होना चाहिए। मान लो इधर फॉर एग्जांपल इधर 5 न्यूटन है तो इधर भी 5 न्यूटन, दोनों साइड बराबर बराबर फोर्स लग जाएगा। टोटल नेट फोर्स उस पर क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इधर भी जितना लग रहा है उधर भी उतना ही लग रहा है, वो वहीं के वहीं रहेगा। ठीक है, कोई एक चीज़ है उसको इधर भी इतनी जोर से खींच रहे हैं, इधर भी इतनी जोर से खींच रहे हैं, वो कहीं नहीं जाएगी, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, तो वो फोर्स क्या हो गया, बैलेंस्ड। अगर दोनों साइड बराबर बराबर, जरूरी नहीं है यहाँ इतना ही लग रहा हो, यहाँ एक 3 न्यूटन फोर्स लग रहा हो, एक 2 न्यूटन फोर्स लग रहा हो, टोटल तो इधर भी 5 न्यूटन, इधर भी 5 न्यूटन फोर्स। तो ये जो फोर्स है ये क्या हो गया हमारा, बैलेंस्ड फोर्स। इसमें हम डिफाइन कर सकते हैं, इफ नेट फोर्स applied on any object is 0, तो उसको हम बोलेंगे नेट फोर्स। का मतलब क्या है कि इधर एक फोर्स लगा है हमारा F1, अपोजिट में अगर फोर्स लग रहा है तो हम वहां पे डायरेक्शन अगर अपोजिट हो जाती है तो वहां सिंबल नेगेटिव हो जाता है, मीन्स नेट जो फोर्स आएगा वो क्या आएगा, F1 माइनस F2, या इसको ऐसे लिख सकते हो F1 प्लस माइनस F2। ये माइनस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन क्या है उसकी अपोजिट। वेक्टर में अगर डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है तो उसको हम प्लस भी करते हैं तो माइनस साइन के साथ करेंगे। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए हमने इसको यहाँ पे क्या दिखाया, माइनस। अब ये दोनों देखो इधर टोटल करते हैं तो ये क्या है 5, प्लस इधर भी टोटल कितना है 5, तो ये कितना हो जाएगा, नेट फोर्स यहाँ पे 0 हो जाएगा और ऑब्जेक्ट की पोजीशन कोई भी चेंज नहीं होगी, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन जहां है वो वहीं रहेगा। ठीक है, अब आता है अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस में क्या हो जाएगा, कोई बैलेंस, जरूरी नहीं है दोनों साइड बराबर हो, एक साइड हट्टा कट्टा लग रहा है, ज्यादा फोर्स लगा रहा है, दूसरी साइड को पतला सा बेचारा कम फोर्स लगा रहा है, तो को वो जो चीज है उसको कौन खींच के ले जाएगा, ज्यादा फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कोई बैलेंस नहीं है। मान लो यहाँ पे लगाया 6 न्यूटन फोर्स और इधर लग रहा है ओनली 2 न्यूटन फोर्स, तो किधर चला जाएगा, ये ज्यादा फोर्स से खींच रहा है, कम फोर्स लगा रहा है खींचने के लिए, तो इधर मूव कर जाएगी, है ना। तो अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या हो जाएगा, इफ नेट फोर्स अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज नॉट 0, कि वो 0 नहीं होगा, उस टाइम पे हम उस फोर्स को क्या बोलेंगे, उन फोर्सेस को अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया हमारे पास, बैलेंस्ड फोर्स हो गया। अब जो है, अब एक आता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी कि जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, जो डायरेक्शन ऑफ मोशन वही हमारी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब देखो इधर अनबैलेंस्ड फोर्स है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये वाली, जो ज्यादा है वही वाली हो जाएगी। ज्यादा फोर्स की तरफ मूव करेगा ऑब्जेक्ट तो ज्यादा फोर्स वाली जो डायरेक्शन है वही हमारी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर है। अब आता है कि किन किन कैटेगरीज में हम इनको डिवाइड करते हैं, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड तो हो गया हमारा के टाइप्स में, लेकिन कैटेगरीज कौन कौन सी हैं और जिनमें हमने इनको डिवाइड किया है ये आपने पढ़ ली है, 8th क्लास में ही आ चुके हैं ये। दूसरा आता है हमारे, हम इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब कॉन्टैक्ट फोर्स नाम से ही, कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा होता है, जिनमें 2 बॉडीज के बीच में कॉन्टैक्ट हो और वहां पे फोर्स लग रहा हो, उसको हम कहेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, देयर इज कॉन्टैक्ट बिटवीन 2 बॉडीज, देयर इज कॉन्टैक्ट बिटवीन 2 इंटरेक्टिंग बॉडीज। तो 2 बॉडीज जिनके बीच फोर्स लग रहा है उनके बीच अगर कांटेक्ट है तो वहां पे जो फोर्स होगा उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, कांटेक्ट फोर्स।
और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जहाँ फोर्स तो लग रहा है लेकिन इन दो बॉडीज के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं है, मीन्स वो जादू वाला फोर्स, दूर से ऐसे किया फोर्स लग गया, फिर भी ऐसा फोर्स होता है। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या रहेगा, देयर इज नो फिजिकल कॉन्टैक्ट, देयर इज नो फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज। तो जिन बॉडीज के बीच में फोर्स लग रहा है उनके बीच में कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा, टच नहीं करेंगे एक दूसरे को, दूर से ही फोर्स लग जाएगा, उसको हम बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब इसमें कांटेक्ट फोर्स कौन कौन से होते हैं जो हमने देखे हो, नॉन कांटेक्ट फोर्स कौन से होते हैं जो हमने देखे हैं, कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल बताओगे, 8 में पढ़ चुके हैं हम। मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स जो हमारी मसल्स फोर्स लगाती हैं, हम कोई भी काम कर रहे हैं उसमें हमारी मसल्स काम करती हैं, और उसमें हम जब भी किसी चीज़ को उठा रहे हैं, अपने हाथ से टच किया, उसको कांटेक्ट हुआ, तो मस्कुलर फोर्स हो जाएगा इसमें कांटेक्ट फोर्स में। और फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स जब फ्रिक्शन हमेशा कब प्रोड्यूस होता है, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा होता है उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये भी इनके बीच में भी कांटेक्ट होता है तभी ये फोर्स अप्लाई होता है। नॉन कांटेक्ट के एग्जांपल, फर्स्ट है हमारा मैग्नेटिक फोर्स, जो मैग्नेट तो दूर से ही अट्रैक्ट कर लेता है, तो इसमें कोई कांटेक्ट नहीं होता, दूर से ही फोर्स अप्लाई होता है। एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ है और ऊपर से कोई भी चीज़ फेंक रहे हैं फिर भी वो दूसरी चीज उसको अट्रैक्ट कर रही है, कोई कांटेक्ट नहीं है अर्थ का उस ऑब्जेक्ट से, फिर भी वो ऑब्जेक्ट को अपनी साइड खींच रही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी दूर से ही अप्लाई हो जाता है। इसके बाद है हमारा एक और होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सा होता है, जो कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट दूसरे चार्ज या अनचार्ज ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे कि जो वो सबने किया होगा, स्केल से रब करके ऐसे और पेपर पीसेस को हमने अट्रैक्ट किया होगा, सबने किया है बचपन में, तो वो जो होता है वो किसकी वजह से होता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, उसमें कोई कांटेक्ट नहीं होता। तो ये हमारे कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं। ये हमारा था फोर्स के बारे में डिटेल्स। अब स्टार्ट होता है हमारा लॉ ऑफ मोशन। हमारे पास मोशन के 3 लॉज हैं, तो उससे पहले हम चलो पहले यही पढ़ते हैं, लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज, सबसे पहले लॉज ऑफ मोशन किसने दिए थे, मोशन के लॉज किसने दिए थे, मोशन के लॉज जो हैं वो न्यूटन ने दिए थे, ठीक है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी बोलते हैं इसको, लॉज ऑफ मोशन भी बोलते हैं, तो क्योंकि मोशन के बारे में ये सब चीज़ें न्यूटन ने बताई थी इसलिए न्यूटन का नाम आता है। कि किसने डिस्कवर किया, किसने इनके बारे में बताया, तो न्यूटन ने बताया था। तो इसमें फर्स्ट हमारे 3 लॉ होते हैं, ठीक है, 3 लॉज। 3 लॉज में से सबसे फर्स्ट जो है वो फर्स्ट लॉ, इनमें कोई और नाम नहीं है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, लेकिन हम ऐसे नहीं है कि फर्स्ट को सेकंड पे लिख दिया, सेकंड को थर्ड पे लिख दिया, तो ऐसे नहीं चलेगा, ये हमें सीक्वेंस में ही याद करने पड़ते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो मोशन का फर्स्ट लॉ क्या है कि हम किसी भी चीज़ के ऊपर जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे वो अपनी जिस स्टेट में है, जिस डायरेक्शन में है, उसी स्टेट में रहेगी, उसी डायरेक्शन में रहेगी। कैसे, अगर कोई चीज़ रखी है यहाँ पे, अगर हम उसको उठाएंगे नहीं तो क्या वो चीज़ उठेगी अपने आप? अपने आप तो उठ के जाएगी नहीं। तो वो जो है, क्या हमने उसके ऊपर फोर्स लगाया, वही है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। कोई भी चीज़ मूव कर रही है, वो मूव करती रहेगी जब तक हम उसको रोकेंगे नहीं, या कोई और फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। अब कहेंगे कि कोई थोड़ी दूर जाके रुक जाती है वो चीज़,
वो रुकती है ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, उसके ऊपर फिर भी एक एक्सटर्नल फोर्स होता है। गाड़ी पे टर्न, हमें वो टर्न पे हम क्या करते हैं, स्टीयरिंग को मोड़ते हैं। अगर स्टीयरिंग ना मोड़े तो क्या डायरेक्शन चेंज हो जाएगी अपने आप? नहीं होगी। तो डायरेक्शन भी अपने आप किसी भी चीज़ की चेंज नहीं हो सकती। मीन्स जब तक हम किसी भी चीज़ पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते तब तक ना तो वो अपनी रेस्ट की स्टेट को चेंज कर सकता है, ना मोशन की स्टेट को चेंज कर सकता है, ना ही वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? ए बॉडी remains in its state of rest, motion or in the same direction until an external force applied on it, कि जब तक हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक कोई भी बॉडी है वो उसी में रहेगी, रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन और इन द सेम डायरेक्शन। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, और जिस डायरेक्शन में मूव करेगी उसी डायरेक्शन में मूव करेगी जब तक हम उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, क्लियर है? फर्स्ट लॉ की ये डेफिनेशन है। इसके बाद ही यहां से एक टर्म आती है इनर्शिया। इनर्शिया क्या होती है? एक तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट की इनएबिलिटी लगा लो, या फिर कि वो अपने आप में इतना एबल नहीं है कि वो अपने स्टेट को अपने आप चेंज कर सके। मतलब कोई भी चीज़ अपने आप तो नहीं उठ के जा सकती, या अपने आप तो नहीं रुक सकती। क्यों नहीं रुक सकती? क्योंकि वो उसके इनएबिलिटी है, उसको इनएबिलिटी बोल सकते हैं, इनएबिलिटी, या फिर द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि एक ऑब्जेक्ट की वो कैपेसिटी है या टेंडेंसी है जिससे वो अपनी उसी सेम स्टेट को कंटिन्यू रखता है। सॉरी, अपनी सेम स्टेट को कंटिन्यू रखता है। मतलब रेस्ट में है तो रेस्ट की को ही कंटिन्यू रखेगा, अपने आप मोशन में नहीं जाएगा। मोशन में है तो मोशन को कंटिन्यू रखेगा, अपने आप रेस्ट में नहीं जाएगा। और या फिर जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में रहेगा कंटिन्यू, अपने आप अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं इनर्शिया को, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन, कि अपने रेस्ट, मोशन और अपनी डायरेक्शन को उसी स्टेट में कंटिन्यू रखना, जिसमें है उसी में कंटिन्यू रखना, अपने आप चेंज नहीं करना। वो उसकी जो टेंडेंसी है या उसकी इनएबिलिटी है कि वो अपनी स्टेट को अपने आप चेंज नहीं कर सकता, उसको हम बोलते हैं इनर्शिया। अब यहीं से इनर्शिया की 3 डेफिनेशन आएंगी, 3 टाइप्स हो जाएंगे, डेफिनेशन के टाइप्स हो जाएंगे। कौन कौन सी? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकेंड इनर्शिया ऑफ मोशन, थर्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। कहीं से अलग डेफिनेशन याद नहीं करनी है, एक ये डेफिनेशन है, इसी से ही हम ये 3 डेफिनेशन भी याद करेंगे। कैसे? कि ये क्या है, वो ऑब्जेक्ट की रेस्ट की स्टेट को कंटिन्यू रखता है, रेस्ट से अपने आप मोशन में नहीं जा सकता, वो इनएबिलिटी। तो इसको कैसे बताएंगे? द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, रेस्ट की स्टेट को कंटिन्यू रखता है, उसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे बस खड़ी हुई है और हम बस एकदम से स्टार्ट होकर चलने लगती है, क्या होता है? झटका लगता है, पीछे झटका लगता है। क्यों लगता है वो? क्योंकि हमारी जो कंप्लीट बॉडी है बस के साथ रेस्ट में है, बस एकदम से स्टार्ट होकर चल पड़ी,
तो हमारा जो लोअर पार्ट है, क्योंकि हम बैठे हैं बस में, तो लोअर पार्ट तो उसके साथ मोशन में हो जाता है, लेकिन अपर बॉडी पार्ट क्या होता है, अपर बॉडी हमारी रेस्ट में ही रहती है अपने आप, वो अपने स्टेट को चेंज नहीं कर सकती। उसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से ही हमें वो बैकवर्ड में जो झटका फील होता है, जर्क फील होता है। ठीक है, और एग्जाम्पल, चद्दर झाड़ते हो, गीले कपड़े झाड़ते हैं, उनमें से पानी निकलता है, या चद्दर रखी हुई है या कोई मैट रखा हुआ है, उस पे ऐसे बीट करते हो, स्टिक से बीट करोगे किसी भी कारपेट को, उसमें से डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं, वो किसकी वजह से, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कैसे, कपड़ा लिया, गीला कपड़ा है, उसमें क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, हमने ऐसे किया, ऐसे झड़काया जब उसको, तो क्या हुआ, वो कपड़ा तो हमारा मोशन में आ गया, लेकिन जो उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स है वो क्या रहे, रेस्ट में रहे, अपने आप वो मोशन में नहीं आ सकते, तो इसकी वजह से वो उससे बाहर निकल गए। ठीक है, तो वो आ जाता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, ये भी वही है सेम, कि अपने मोशन की स्टेट को कंटिन्यू रखने के लिए जो टेंडेंसी होती है उसको हम क्या कहते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन। इसका एग्जाम्पल भी सेम हो जाएगा, कैसे, चलती हुई बस एकदम से रुकी, आगे जाके गिरते हैं, है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमें जर्क फील होता है, वो कैसे, कि हम कंप्लीट बॉडी मोशन में है, एकदम से बस रुकी, लोअर बॉडी पार्ट रेस्ट में आ गया, लेकिन अपर बॉडी कंटिन्यू मोशन में ही है, वो अपने आप रेस्ट में नहीं आ सकती, वो हो जाता है हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन। नेक्स्ट है हमारा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होगा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होगा कि जैसे गाड़ी टर्न करते हैं, कि वो अपने डायरेक्शन को अपने आप चेंज नहीं कर सकता, उसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब रहेगा इसका एग्जाम्पल इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में एग्जाम्पल क्या करोगे, गाड़ी टर्न कर रही है, गाड़ी जब टर्न करती है तो साइड में अगर क्या होता है, हम खिड़की की तरफ ऐसे लग जाते हैं एकदम से, और खिड़की खुली हो तो उसके से बाहर, है ना, क्यों, क्योंकि वो हम अपने आप अपनी चेंज डायरेक्शन है वो चेंज नहीं कर सकते, गाड़ी चेंज हो रही है उसके साथ साथ धीरे धीरे हम उसके डायरेक्शन हमारी चेंज होगी। ठीक है, तो ये सब हो जाएंगी, डेफिनेशन यहीं से सेम रहेगी तीनों की। रेस्ट में क्या करेंगे, लिख देंगे ओनली द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, इसको हटा देंगे। मोशन में क्या करेंगे, रेस्ट और डायरेक्शन को हटा देंगे टू कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ मोशन। डायरेक्शन में क्या करेंगे, रेस्ट और मोशन को हटा दो। द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू कंटिन्यू इट्स डायरेक्शन, ये कंटिन्यू इट्स मोशन इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हो जाएंगे, इनमें एक एक एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्लियर है, नोट करो इसको जल्दी से। फर्स्ट लॉ पढ़ा, फर्स्ट लॉ से ही हमें क्या इनर्शिया के बारे में पता चला। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बढ़ता है कि फर्स्ट लॉ ने किसको डिफाइन किया, डिफाइंस इनर्शिया। फर्स्ट लॉ से हमें इनर्शिया के बारे में पता चलता है। क्लियर है, अब इसके बाद आता है हमारा सेकेंड लॉ। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है सेकेंड लॉ, और सेकेंड लॉ जो है वो सबसे क्या बोलते हैं कि रियल लॉ, रियल लॉ हम सेकेंड लॉ को ही बोलते हैं। ठीक है, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, सेकेंड लॉ से पहले हम एक चीज पढ़ते हैं, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम है कि किसी ऑब्जेक्ट में कितना मोशन कितना हो रहा है, वो हम क्या होगा, जितना ज़्यादा मोशन में चेंज होगा उतना ही ज़्यादा उसमें मोमेंटम होगा। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड इन एनी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट में कितना मोशन होता है वो हम उसको क्या बोलते हैं, उसका लीनियर मोमेंटम। कैसे, जितना ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट
उतना ही ज़्यादा उसमें मोमेंटम। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी मीन्स जितना ज़्यादा उसमें मोशन होगा उतना ज़्यादा मोमेंटम। ये इसको डिनोट किससे करेंगे? इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल p से डिनोट करते हैं। अब एक और चीज़, जब क्रिकेट की कमेंट्री सुनते हैं तो उसमें भी दिया होता है, जब एक क्रिकेटर अच्छे फॉर्म में खेल रहा हो, स्पीड से जा रहा हो, मूव कर रहा हो, तो उसमें क्या कहते हैं कमेंट्री में? उसमें यही बोलेगा द प्लेयर इज इन अ वेरी गुड मोमेंटम, कि प्लेयर का मोमेंटम बहुत अच्छा है, मीन्स उसमें मोशन बहुत अच्छा है। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है कि उसमें किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना मोशन है उसको हम बोल देते हैं लीनियर मोमेंटम। अब ये p से डिनोट करते हैं, ये होता किसके इक्वल है? तो p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ से आ जाएगा p इज इक्वल टू mv। ठीक है, अब यहाँ से इसकी SI यूनिट निकाल सकते हैं। SI यूनिट ऑफ मास किलोग्राम, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। तो SI यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड, या हम इसको लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो सेकंड को ऊपर ले जाके माइनस को लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। SI यूनिट क्या होगी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब यहाँ इसका यूज क्या है सेकंड लॉ में? सेकंड लॉ में इसका यूज ये है कि जितना ज़्यादा हम मोमेंटम को चेंज करेंगे, जितना ज़्यादा मोमेंटम में चेंज होगा उतना ही ज़्यादा इस पर फोर्स लगेगा। कैसे मोमेंटम का चेंज? मतलब एकदम से हम मान लो 0 स्पीड पे हैं और 0 से एकदम से 100 कर दिया, तुरंत 100 हो जाएगी, तो उसमें नुकसान होगा, फोर्स लगेगा ज़्यादा हमारे पे। ठीक है, या फिर 0 से 100 एकदम 100 से एकदम से 0 पे लिया, रोक दो, एकदम गिरोगे। कभी भी जो एथलीट्स होते हैं भागते भागते एकदम तो नहीं रुकते ना, कि चलो हम फाइनल फिनिशिंग लाइन पे पहुंच गए तुरंत वहीं पे रुक जाओ, नहीं रुक सकते। अगर वहाँ रुक जाएंगे तो दांत तोड़वाएंगे, हाथ पर तोड़वा लेंगे। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा वहाँ मोमेंटम में चेंजेस ज़्यादा हो जाएगा। एकदम से स्पीड में है, मोशन बहुत ज़्यादा है, और एकदम से रुकेंगे, मोशन बिल्कुल कम हो जाएगा। मीन्स चेंज इन मोशन कितना हो गया? बहुत ज़्यादा मोशन में चेंज, वहाँ ज़्यादा फोर्स लगेगा। इसका मतलब इसमें क्या बताता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम is directly proportional to force। कि जितना ज्यादा मोमेंटम में चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है डायरेक्टली डिपेंड करता है, मीन्स एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक चीज डिक्रीज होगी तो दूसरी भी डिक्रीज होगी। मीन्स यहाँ पे क्या बोला है कि फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम विद टाइम। रेट ऑफ चेंज का, रेट का मतलब टाइम के साथ मोमेंटम में चेंज कितना है। अब इसे यहाँ पे लीनियर मोमेंटम लिखो या सिंपल मोमेंटम लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम चीज़ होती है। अब किसी भी चीज़ का चेंज कैसे निकालते हैं, जैसे हमने लास्ट जो चैप्टर था उसमें निकाला था चेंज इन वेलोसिटी, है ना। तो ऐसे ही चेंज इन मोमेंटम अगर हमने निकालना है तो मीन्स क्या करेंगे हम? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। कि हम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम। फाइनल और इनिशियल मोमेंटम हम कैसे निकालेंगे? मास तो किसी भी चीज का है, वो मास m है, सेम है, लेकिन इनिशियली वो u वेलोसिटी से मूव कर रहा है और थोड़ी देर बाद t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? v। तो इसका मोमेंटम जो इनिशियल है वो कितना हो जाएगा? m इंटू यू, फाइनल है वो कितना हो जाएगा? मास इंटू
वेलोसिटी। ये होता तो ये भी मास इनटू वेलोसिटी है, लेकिन ये इनिशियल निकाल रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी ले लेंगे। ये भी मास इनटू वेलोसिटी है, लेकिन इसमें फाइनल वेलोसिटी फाइनल निकाल रहे हैं तो फाइनल वेलोसिटी ले लेंगे। क्लियर है? इनमें कंफ्यूज नहीं होना। यू क्यों लिया, यहाँ भी क्यों लिया? यू लिया हमने क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी के साथ इनिशियल मोमेंटम निकाल रहे हैं। फाइनल लिए में वी लिया क्योंकि फाइनल वेलोसिटी के साथ फाइनल मोमेंटम निकाल रहे हैं हम। अब यहाँ से चेंज इन मोमेंटम अगर हम निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एफ इज एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एम कॉमन लोगे वी माइनस यू अपॉन टी। यहाँ से ये देखो वी माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, ये होता है एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर यहाँ से प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा और वो कांस्टेंट लगेगा के, और यहाँ पे इस के की वैल्यू कितनी होती है 1। तो यहाँ से हमें फॉर्मूला मिल जाता है F इज इक्वल टू एम ए, फादर इज इक्वल टू मदर, है ना। F इज इक्वल टू एम ए माँ। तो यहाँ से हो जाएगा कि सेकेंड इक्वेशन से सेकेंड लॉ से हमें क्या मिलता है, फोर्स। सेकेंड लॉ डिफाइंस फोर्स, फोर्स को डिफाइन करता है। क्लियर है? जल्दी से नोट करो उसके ऊपर। माइनस यू अपॉन टी, या एफ इज इक्वल टू एम ए। अब यहाँ से सेकेंड लॉ के ऊपर क्वेश्चन क्या बनता है, इसकी एप्लीकेशंस। कि जो क्रिकेटर है बॉल कैच करता है तो ऐसे तो ये यूँ करके खड़ा जाता है बॉल आगे से, वो क्या करता है, ऐसे हाथ को पीछे ले जाता है ना। वो पीछे क्यों ले जाता है, क्योंकि वो क्या करता है, टाइम को इंक्रीज, यहाँ से यहाँ तक टाइम इंक्रीज होता है, और जितना ज़्यादा टाइम इंक्रीज होगा फोर्स उतना ही डिक्रीज हो जाएगा। टाइम इंक्रीज फोर्स डिक्रीज, तो कम फोर्स लगेगा। यहीं पे रखता तो क्या रखता, ज़्यादा फोर्स लगता, और यहाँ से यहाँ तक आया तो धीरे धीरे क्या लगेगा, उसमें फोर्स कम लगता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसीलिए कहते हैं वाई क्रिकेटर्स lowers his hand while catching ball। या फिर एक तो फर्श पे कूद रहे हैं, एक मिट्टी के ढेर पे कूद रहे हैं, कौन से में चोट ज़्यादा लगती है, फर्श पे, है ना। क्यों, मिट्टी पे जब हम कूदते हैं तो उसमें क्या होता है, वो नीचे दब जाती है, नीचे दबेगी, टाइम इंक्रीज हो जाएगा, टाइम जितना इंक्रीज हो जाएगा फोर्स उतना ही डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे। या हम कप लेके आते हैं, कप ग्लास, उसको बाहर से थर्माकोल लगा के, या वो हुआ था ना क्या बोलते हैं उसको, पफी सा जो होता है उसमें फोड़ते हैं हम वो लगाते हैं पेपर, या फिर उसमें ग्लास ये जो न्यूज़पेपर वगैरह से कवर करके ऐसी चीज़ें लेके आते हैं। क्यों, ताकि बाहर से फोर्स जब अगर लगता है तो उन तक फोर्स आने में टाइम लगे, उन तक टाइम लगेगा, टाइम इंक्रीज हो जाएगा, टाइम इंक्रीज होगा तो फोर्स उन पर कम लगेगा और उसकी वजह से वो टूटते नहीं। ठीक है, कोई भी चाइना वेयर है, ग्लास वेयर्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, इनको हम कैसे लेते हैं, या तो थर्माकोल होता है या उनको ग्लास से पेपर से कवर करके दिया जाता है। ठीक है, उसका रीज़न यही होता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है, इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स हमारा है कि जो शॉर्ट टाइम के लिए या स्मॉल टाइम के लिए जो फोर्स अप्लाई होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स। जो फोर्स अप्लाइड फॉर स्मॉल टाइम, कैसे, जैसे ही थप्पड़ मारा और जैसे ही टच किया, ऐसे नहीं यहाँ
मारने में जो फोर्स लगा, नहीं, जब टच किया, जब उसको जो फोर्स लगा, उस फोर्स को हम बोलते हैं इम्पल्स। जो स्मॉल टाइम के लिए यहाँ से जंप किए तब वो फोर्स लगा, वो नहीं, जो हमने जब ग्राउंड पे लैंड किए उस टाइम पे जो फोर्स लगा, उस फोर्स को हम बोलते हैं इम्पल्स। अब इम्पल्स को कैसे लिखते हैं? इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स हो जाएगा फोर्स इनटू स्मॉल टाइम। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है न्यूमेरिकल, सिंपल F इक्वल टू m में फोर्स दे दिया, मास दे दिया, एक्सेलरेशन पूछ लिया, मास दे दिया, एक्सेलरेशन दे दिया, फोर्स पूछ लिया। ठीक है, या फोर्स इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स और एक्सेलरेशन दे दिया, मास, ये कोई भी चीज़, दो चीज़ें देके तीसरी चीज़ पूछ सकता है, इम्पल्स हो जाएगा। अब यहाँ से फॉर्मूला पता है तो हम इसकी SI यूनिट भी बता सकते हैं। इम्पल्स की SI यूनिट क्या हो जाएगी? फोर्स की SI यूनिट न्यूटन, टाइम की SI यूनिट सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड इसकी SI यूनिट हो जाएगी इम्पल्स। क्लियर है? अब हमारा एक बचता है लास्ट, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। वेरी इजी, सबसे इजी हमारा थर्ड लॉ पड़ता है। स्टेटमेंट भी इजी है, समझने में भी इजी है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ पे जितना फोर्स लगाते हैं ना, वो अपोजिट में हमारे पे उतना ही फोर्स लगाता है। तो किसी भी चीज़ पे जितना फोर्स लगाएंगे उल्टा उतना ही हमारे पे फोर्स लगाएगा। कैसे? बॉल दीवार पर मारते हो, वो वापस आती है, और के दीवार के अंदर से जाएगी, वापस तो आएगी। लेकिन कैसे? कि हमने बॉल के ऊपर जितना फोर्स लगाया, बॉल ने दीवार के ऊपर उतना फोर्स लगाया, तो दीवार ने अपोजिट में उतना ही फोर्स लगाया उतना ही फोर्स है, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट कैसे होता है? हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया था, बॉल उसने दीवार ने अपोजिट डायरेक्शन में लगाया। हम चलते हैं वॉकिंग टाइम, हमारा पैर जो है वो ग्राउंड पे ऐसे फोर्स लगाता है, और ग्राउंड हमारे पैर पे अपोजिट में ऐसे फोर्स लगाता है अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से हम आगे मूव कर पाते हैं। स्विमिंग करते हैं ऐसे हाथों से, पानी को पीछे करते हैं ना, क्यों करते हैं? पानी को पीछे करेंगे, हम वाटर के ऊपर जितना फोर्स लगाएंगे, वाटर हमारे से अपोजिट डायरेक्शन में, हम पीछे लगा रहे हैं, वाटर हमारे पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगाता है। तो ये क्या है? थर्ड लॉ को हम डिफाइन कैसे करेंगे? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट कि हर एक एक्शन का एक अपोजिट रिएक्शन होता है, लेकिन इक्वल होता है। इक्वल रिएक्शन देगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। इसको डिफाइन ये भी कर सकते हो, एवरी एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल होते हैं लेकिन अपोजिट होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है? कैसे? कि हमने एक चीज़ के ऊपर F1 फोर्स लगाया, तो उसमें भी हमारे पे F2 फोर्स लगाया, दोनों इक्वल होंगे, लेकिन साथ में होगा माइनस साइन। दिस माइनस साइन रिप्रेजेंट अपोजिट डायरेक्शन। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। बोट में से जब उतर के जाते हैं तो बोट को ऐसे पीछे की तरफ ऐसे धकेल देते हैं, बोट पीछे चले जाते हैं और हम आगे चले जाते हैं। क्यों? जितना फोर्स हमने हमारे पैर ने बोट पे लगाया, बोट ने हमारे पैर पे लगाया, हम आगे चले गए। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे, बॉल ऐसे ही खेलते रहते, उसमें भी वही। ठीक है? तो हर एक चीज़ में जितना फोर्स, अब ये कहते हैं हम टीचर पिटाई करते हैं, टीचर पिटाई करते हैं तो जितना टीचर फोर्स लगा रहे हैं तुम्हारे ऊपर, उतना ही फोर्स टीचर के ऊपर भी लग रहा है अपोजिट में। ठीक है? तो बराबर ही होता है, जितना फोर्स लगाएंगे किसी भी चीज़ पे, अपोजिट में उतना फोर्स लगता है। ये हो गया हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब हमारा एक टॉपिक बचता है कंजर्वेशन ऑफ
लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन क्या होता है? कंजर्वेशन का मतलब है मीन्स कंजर्व रहता है। कंजर्व रहता है मतलब सेम रहता है। अब लीनियर मोमेंटम का है कंजर्वेशन मतलब लीनियर मोमेंटम है वो सेम रहता है हमेशा। तो इसका मतलब इसको डिफाइन कैसे करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को? टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज रिमेन्स सेम। सेम लिख दो या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं हम कांस्टेंट। कांस्टेंट रहता है मतलब इसकी एक बार जो वैल्यू थी शुरू में, लास्ट में, बीच में कहीं भी देखेंगे उसकी वैल्यू उतनी ही होती है। ठीक है, जैसे एक चीज़ है, एक ऑब्जेक्ट है, ये मास है इसका m1, दूसरी चीज़ है मास है हमारे पास m2। ठीक है, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u2। दोनों इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दोनों टकराए, कोलाइड किए, यहाँ पे m1 m2 कोलाइड हो गए। उसके बाद कॉलिजन पे यहाँ पे ये कोलाइड कर गए। आफ्टर कॉलिजन, ये बिफोर है, ये आफ्टर कॉलिजन, ये m1 और ये m2, ये v1 वेलोसिटी से जाता है और इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई v2। अब यहाँ पे दोनों की वेलोसिटीज अलग अलग हुई है। पहले u1 वेलोसिटी थी, बाद में v1 वेलोसिटी हो गई। पहले u2 वेलोसिटी थी, बाद में v2 वेलोसिटी हो गई। अब यहाँ पे अगर हम इनका मोमेंटम पहले निकाल के टोटल करते हैं और बाद में निकाल के इनका मोमेंटम टोटल करते हैं, दोनों का टोटल मोमेंटम जो है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। हम पहले इनिशियल मोमेंटम निकालते हैं। इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे तो मान लो हमने निकाला पहले इनिशियल मोमेंटम। फर्स्ट ऑब्जेक्ट का कितना हो जाएगा हमारा? फर्स्ट ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम यहाँ से m1 u1 हो गया, इसका m2 u2। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा? m1 u1 प्लस m2 u2। ये इसका मोमेंटम हो गया, ये हमारा सेकेंड बॉडी का मोमेंटम हो गया। ऐसे ही फाइनल मोमेंटम अगर हम निकालते हैं, फाइनल मोमेंटम किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम निकालते हैं तो वो क्या आ जाएगा? इसका मोमेंटम निकालेंगे फाइनल m1 v1 से, तो m1 v1 मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ से इसका मोमेंटम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? m2 v2। दोनों का फाइनल मोमेंटम हो गया। टोटल करेंगे फाइनल मोमेंटम तो कितना हो जाएगा? m1 v1 प्लस m2 v2। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या करना है कि दोनों का जो ये टोटल मोमेंटम है ये क्या रहेगा? इक्वल रहेगा अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कि जब हम मोमेंटम का कंजर्वेशन लगाते हैं तो क्या होगा? मोमेंटम का कंजर्वेशन अगर हमने लगाया है तो m1 u1 प्लस m2 u2 इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ये लगा दो, यहाँ से हमारा ये जो है ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का रिजल्ट आ गया। अब इस पे क्वेश्चन क्या आएगा? दो बॉडीज दे देगा, दोनों को मासेस देंगे, वहाँ से दोनों को एक वेलोसिटीज दे देंगे, एक वेलोसिटीज पूछ लेंगे या मास पूछ लेंगे, वेलोसिटीज देंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ से याद रखना है। ठीक है, मतलब क्या है कि जब भी हम बुलेट को फायर करते हैं, गन से फायर जब करेंगे तो बुलेट आगे जाएगी तो गन पीछे जाती है। कि वो गन कितना पीछे जाएगी, उसकी पीछे जाने की वेलोसिटी कितनी होगी, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो हमने अभी पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कैसे?
मान लो हमारे पास कोई भी पिस्टल है और यहाँ से ये बुलेट जब फायर हुई, उस पिस्टल का मास ले लिया हमने कैपिटल M और इसकी वेलोसिटी रिकॉइलिंग की जो पीछे की तरफ जाएगी, इसकी वेलोसिटी हमने ले ली कैपिटल V, ठीक है। और जो ये बुलेट है, यहाँ से बुलेट जो फायर होगी, उस बुलेट का मास ले लिया हमने स्मॉल m और बुलेट की वेलोसिटी ले ली हमने स्मॉल v। तो टोटल जो मोमेंटम होगा इनिशियली वो टोटल फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहाँ पे हम लिख लेते हैं m क्या है, मास ऑफ बुलेट, स्मॉल v है वेलोसिटी ऑफ बुलेट, कैपिटल M है यहाँ पे हमारा मास ऑफ गन और कैपिटल V हमने लिया है यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है। ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम करते हैं अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम, कि जब हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करते हैं तब क्या होता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में मीन्स फर्स्ट इनिशियल मोमेंटम, स्टार्टिंग का हम लेते हैं इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है हमारा फाइनल मोमेंटम। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या गन में कोई वेलोसिटी है, नहीं है। क्या बुलेट में कोई वेलोसिटी है इनिशियली, नहीं है। इनिशियल मोमेंटम तो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, ना तो ये इस v की वैल्यू भी जीरो है, कैपिटल V की वैल्यू भी जीरो है। अगर हम इनिशियली mv प्लस mv रखते हैं मीन्स ये भी जीरो और ये भी जीरो है ना। इनिशियली क्या रहेगा, दोनों वेलोसिटी क्या है हमारी जीरो है, तो दोनों मोमेंटम हमारे क्या हो जाएंगे जीरो। फाइनल मोमेंटम में जब ये मूव की तो इसके पास वेलोसिटी आ गई v बुलेट की, ये हो गया मोमेंटम। गन के पास अपोजिट में उतनी वेलोसिटी आ गई v, तो मोमेंटम कितना हो गया, मास इनटू वेलोसिटी। अब ये डिपेंड, यहाँ से हमें निकालना है रिकॉइलिंग वेलोसिटी, ये दोनों जीरो है, यहाँ पे आया जीरो, mv प्लस mv हमने निकालना है ये, इसको इधर ले आओ, माइनस mv इज इक्वल टू mv, v निकालेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस mv अपॉन m। यहाँ ये जो आएगी ये क्या आएगी, यहाँ से रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ गन की रिकॉइलिंग वेलोसिटी आ जाएगी कि जितनी वेलोसिटी से गन पीछे की तरफ जाएगी, ठीक है। अब ये तो है नहीं बुलेट वाली वेलोसिटी से ही जाएगी पीछे, फोर्स तो उतना ही लगेगा लेकिन वेलोसिटी चेंज होगी, क्यों, मास अलग अलग है दोनों का। अगर दोनों में बराबर बराबर मास होता तो अब जितनी वेलोसिटी से वो बुलेट आगे जा रही है उतनी वेलोसिटी से पिस्टल पीछे जाती है, लेकिन यहाँ पे दोनों में मास डिफरेंस है, मास अलग अलग है दोनों चीज़ों का, तो इसीलिए अलग अलग वेलोसिटी से मूव करेंगे। इसीलिए हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही वेलोसिटीज दोनों की क्या ली है, अलग अलग ली है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आता है इसके ऊपर कि रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ गन निकालो, तो हम यहाँ से ये फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। ये नेगेटिव साइन क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है अपोजिट डायरेक्शन को। कभी भी ये वो नहीं करना है कि वेलोसिटी यहाँ पे नेगेटिव आ रही है तो माइनस की होगी, क्या कैसे मूव करेगी, माइनस। माइनस रिप्रेजेंट करता है अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, कि बुलेट अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो गन उससे अपोजिट डायरेक्शन में जाना। क्लियर है। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू नोट करो जल्दी से। अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, from a rifle of mass 4 kg, a bullet of mass 50 gram is fired with an initial velocity of 35 meter per second. Calculate the initial velocity of the rifle. राइफल है, राइफल का मास कितना है, राइफल का मास कितना है 4 kg। वेलोसिटी निकालनी है हमने, वेलोसिटी ऑफ राइफल निकाल ली है, बी मान लो क्या मास ऑफ बुलेट कितना दिया हुआ है, बुलेट का मास दिया हुआ है 50 ग्राम।
वेलोसिटी कितनी दी हुई है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट दी हुई है 35 मीटर पर सेकेंड। अभी देखो ये किलोग्राम में है, ये मीटर पर सेकेंड में है, लेकिन ये ग्राम में है। इसको क्या करेंगे, पहले किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ डेसिमल में ही रख लो, काटने के बजाय डेसिमल में रखिए, कितना आ जाएगा 0.05 किलोग्राम। क्लियर है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा, या फिर डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। डायरेक्ट हमने क्या फॉर्मूला निकाला था, v = -mv/m। क्यों, वहाँ से इसका मोमेंटम, इन दोनों का मोमेंटम का सम किसके इक्वल था, 0 के इक्वल। हमने यहाँ से वेलोसिटी निकाल दी, इसको उधर ले गए थे, नेगेटिव हो गया था, मास नीचे आ गया, यही फॉर्मूला आया था। ये फॉर्मूला रखना है डायरेक्ट, कोई ज़रूरी नहीं है हम कंजर्वेशन करके लिखाएं फिर निकालें। डायरेक्ट फॉर्मूला अगर तुमने याद कर रखा है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला रख सकते हैं। यहाँ से v निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, मास देखो, मास ऑफ बुलेट 0.05, वेलोसिटी ऑफ बुलेट 35 अपॉन मास ऑफ राइफल 4 हो जाएगा। यहाँ से डेसिमल हटाओगे, 100 आ जाएगा। क्लियर है, कैंसिल करो, 125 से करो 4 7 कितना आया, तो 7 4 4 16 7 अपॉन 16 मीटर पर सेकेंड। ये नेगेटिव साइन साथ है, माइनस मतलब अपोजिट डायरेक्शन है, डिवाइड करके लिखो तो क्या देगा, माइनस 0.70 से करो, कितना आ जाएगा, 16 से डिवाइड करोगे तो 16 4 पे चला जाएगा, 4 पे आया 64, यहाँ पे बचा 6 0, फिर कितने पे चला जाएगा 3 पे, इतना भी करके छोड़ सकते हो। 0.43 नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। ऐसे ही करना है, सिंपल सा छोटा सा डिजाइन चलाएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो पैनिक नहीं करना है। नोट करो इसको जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा। टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस 10 ग्राम एंड 200 ग्राम। फर्स्ट का मास कितना है, 100 ग्राम, सेकेंड का मास कितना है, 200 ग्राम। Here are moving along the same line and direction with the velocities of 2 meter per second and 1 meter per second. Means first जो मूव कर रहा है किस वेलोसिटी से कर रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड मूव कर रहा है वो किससे कर रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इनिशियली है, इनिशियल है तो यू से लिख लो इनको, u1 और 2। ठीक है, दे कोलाइड, ये दोनों कोलाइड करते हैं। And after the collision, the first object moves at a velocity of this. First object, after collision, first object किस velocity से move कर रहा है, 1.67 meter per second. Determine the velocity of the second movement object. Second object की velocity निकालनी है। अब यहाँ पे लगाओ conservation of momentum, m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2। टोटल इनिशियल मोमेंटम, टोटल फाइनल मोमेंटम दोनों क्या रहेंगे, इक्वल। सबकी वैल्यूज रखनी है, लेकिन ध्यान रहे मास किसमें है, ग्राम में। इसको क्या करेंगे, किलोग्राम में। इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा मिस्टेक ही यही करते हैं, ये ग्राम का ग्राम में ही कर देते हैं। इसको किलोग्राम करो, 100 अपॉन 1000 0.1 kg। यहाँ से करेंगे 200 को, कितना हो जाएगा, 200 अपॉन 1000 0.2 किलोग्राम। सिंपल।
कन्वर्ट, रखो वैल्यूज। m1 की वैल्यू रखेंगे 0.1, u1 कितना है 2 प्लस m2 की वैल्यू है 0.2, u2 की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करके लिखोगे 2 1 तो 2, कितना आ जाएगा 0.2 प्लस 0.2 इंटू 1 0.2। ठीक है, इधर वैल्यू रखो m1 है हमारा 0.1, v1 वैल्यू दे रखी है 1.67 प्लस m2 0.2, v2 हमने निकालना है। यहाँ इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो 167 ही आएगी, लेकिन डेसिमल देखो 2 और 1 3 प्लेस पे आएगा, मीन्स इनकी मल्टीप्लाई की जाएगी 0.167 प्लस 0.2 इंटू v2। इधर 0.2 प्लस 0.2 0.4 हो गया, इज इक्वल टू 0.167 प्लस 0.2 v2। यहाँ पे आप क्या करना है, ये इधर आएगा तो 2v2 इज इक्वल टू 0.4 माइनस 0.167, ये इधर आके माइनस हो गया 0.4 में से। अब ये इसको माइनस करो और ये 0.2 ये इधर आया 0.2 v2, इसको माइनस करोगे तो 0.400 और 0.167 कितना आ जाएगा 3 2 ये आ जाएगा 0.233, ये आ गया। अब यहाँ पे v2 की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा 0.233 अपॉन 0.2, इसको डिवाइड कर दो और ये v2 की वैल्यू। सिंपल ध्यान रखना है कि ये जो है क्या, सबसे पहले तो SI यूनिट्स का ध्यान रखना है। SI यूनिट्स का ध्यान रहेगा तो बाकी सब सॉल्व हो जाएगा। यूनिट का ध्यान रखेंगे कि ग्राम में किलोग्राम में दे रखा है, ये मीटर पर सेकंड में है या नहीं। सिंपल फॉर्मूला लगाना है, इनकी वैल्यूज रखनी है। सिंपल मैथमेटिक्स बोर्ड में स्कूल का फॉलो करते करते हमने ये सॉल्यूशन करना है, हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। किसी को कोई भी डाउट हो कंप्लीट चैप्टर में तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।